कभी सोचा है कि जिन सच्चाइयों को हम रोज जीते हैं वो आखिर बनती कैसे हैं? मतलब ये आती कहाँ से हैं? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ये जो साझा दुनिया है ये असल में बनती कैसे है। अब देखिए, ये बहुत सीधी सी बात लगती है ना। लाल बत्ती मतलब रुको। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये छोटी सी सहमति, ये छोटा सा अग्रीमेंट ही पूरे समाज के बनने का राज हो। ये सिर्फ एक ट्रैफिक का नियम नहीं है, ये एक सामाजिक हकीकत है जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि असली या वास्तविक का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि हम सब मिलकर एक दुनिया कैसे बनाते हैं। अनुभव कैसे हकीकत बन जाता है, इसमें भाषा का क्या रोल है। और हाँ, आज के ज़माने के हैशटैग्स को भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इस सच्चाई को लेकर आज क्या बहस चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। वास्तविक है क्या? मतलब हमारी इस साझा दुनिया की नींव क्या है? देखिए, हम सब ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कई चीजों को हम पत्थर और पेड़ों जितना ही असली मानकर चलते हैं। ज्यादातर लोग जिसे फिलोसोफर्स नेचुरल एटीट्यूड या सहज नजरिया कहते हैं, उसी से दुनिया देखते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि एक कुर्सी तो भई कुर्सी ही है, या पैसा तो हमेशा से कीमती था। हम ये सवाल ही नहीं करते कि ये विचार आए कहां से। तो सवाल उठता है कि ये असलियत बनती कैसे है। चलिए समाजशास्त्री पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन के बताए ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। तो ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि जब लोग समाज में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे वे एक दूसरे के कामों का एक मतलब बना लेते हैं। और समय के साथ यही मतलब, यही समझ एक ठोस हकीकत बन जाती है। सबसे जरूरी बात यह है, हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बनी बनाई मिल जाती है। नहीं, हम सब मिलकर हर रोज इसे बना रहे होते हैं। और यह होता कैसे है? 3 स्टेप्स में। पहला है आदतन, यानी हैबिचुअलाइजेशन। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है। दूसरा है संस्थानीकरण, यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यही पैटर्न जब सब लोग अपनाने लगते हैं तो वो एक सामाजिक नियम या संस्था बन जाता है। और तीसरा समाजीकरण या सोशलाइजेशन, जिसमें नई पीढ़ियों को यही संस्थाएं एक सच्ची ऑब्जेक्टिव हकीकत बताकर सिखाई जाती हैं। जैसे नमस्ते कहने की एक आदत कैसे एक सामाजिक अभिवादन का रूप ले लेती है, और फिर बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों से मिलने का सही तरीका यही है। बस यही है वो प्रोसेस। और इसी प्रोसेस से बनता है एक ज्ञान का भंडार, यानी वो सारी बातें जो सब जानते हैं। यही साझा ज्ञान, यही कॉमन नॉलेज समाज को जोड़े रखता है। इसी से हमें पता चलता है कि किससे क्या उम्मीद करनी है, हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, या हमारे देश की कहानियां क्या हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये काम कैसे करता है, पर चलिए अब इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं कि ये सब हमारे निजी अनुभव से कैसे शुरू होता है। ये स्लाइड ना हमारे दुनिया को देखने के 2 तरीकों को दिखाती है। एक तरफ है हमारा रोज का नजरिया, जो मानता है कि दुनिया जैसी दिख रही है बस वैसी ही है। इसे सहज दृष्टिकोण कहते हैं। और दूसरी तरफ है दृश्य घटना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये कहता है कि रुको, अपनी सारी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और ये देखो कि हमारा दिमाग, हमारी चेतना असल में दुनिया को अनुभव कैसे करती है। एडमंड हुसरेल, जिन्होंने इस सोच की शुरुआत की, उनका एक बड़ा सिंपल सा आइडिया था, जिसे इंटेंशनैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी चेतना हमेशा किसी चीज के बारे में होती है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप एक पेड़ के बारे में, एक ख्याल के बारे में या एक सपने के बारे में सोच रहे होते हैं। हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। और हमारे अनुभव को समझने का सबसे बड़ा टूल, सबसे जरूरी औजार क्या है? वो है भाषा। जैसा कि क्रिटिकल थ्योरी हमें याद दिलाती है, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ दुनिया को बताते नहीं हैं, वो दुनिया को बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। तो फिर भाषा ये काम करती कैसे है? ये हकीकत बनाती कैसे है? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये कोट एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाता है। ये कहता है कि भाषा को एक स्थिर चीज, जैसे कोई किताब की तरह मत सोचो। इसे एक लगातार चलने वाली क्रिया, बोलने की तरह सोचो। ये कुछ ऐसा है जो हम करते हैं, न कि कोई ऐसी चीज जो हमारे पास है। और ये बात तो और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है। वाक्य या संज्ञा जैसे शब्द जो हम भाषा को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खुद भी सामाजिक रचनाएं हैं। ये कोई कुदरत के नियम नहीं है, बल्कि ये वो औजार हैं जो हमने भाषा को समझने के लिए खुद बनाए हैं। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को आज की डिजिटल दुनिया में लेकर आते हैं। हैशटैग्स हम रोज देखते हैं। ये असल में हकीकत के बनने का एक परफेक्ट मॉडर्न एग्जाम्पल है। ये टाइमलाइन देखिए,
कैसे हैशटैग क्लाइमेट एक्शन जैसा एक सीधा साधा टैग एक ताकतवर सिंबल बन जाता है। ये सिर्फ एक टैग से शुरू होता है जिसका एक लिटरल मतलब है, फिर लोग उसे रीट्वीट करते हैं, उस पर बहस करते हैं, मीम्स बनाते हैं, और धीरे धीरे ये एक पूरे सामाजिक आंदोलन, एक पॉलिटिकल स्टैंड या एक कल्चरल पहचान का प्रतीक बन जाता है। यानी एक नया मतलब बना दिया गया है सामूहिक एक्शन के जरिए। तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ दुनिया को दिखा नहीं रहे, वो असल में उन सामाजिक ढांचों को बना रहे हैं जिनमें हम जीते हैं। जैसा हैशटैग मीटू ने दिखाया, एक हैशटैग सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड नहीं होता, वो ऑनलाइन दुनिया की बातों को असल दुनिया के सामाजिक बदलाव से जोड़ने वाला एक पुल बन सकता है और उन ढांचों को बदल सकता है जिनमें हम रहते हैं। और यहीं पर आकर मामला बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर हकीकत बनाई जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इसे बनाने का हक किसके पास है। ये जो बहस है, ये आज की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में है। एक तरफ स्वतंत्रतावाद है जो कहता है कि समाज के नियम कम से कम होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आजादी मिले। दूसरी तरफ है पूर्णतावाद जो कहता है कि नहीं, समाज को एक साझा भलाई को बढ़ावा देना चाहिए। ये असल में सार्वजनिक नैतिकता पर एक लड़ाई है, और सार्वजनिक नैतिकता खुद एक सामाजिक रचना है। और कैंसल कल्चर इसका एक मॉडर्न रूप है। ये एक तरीका है जिससे कोई समुदाय अपनी बनाई हुई हकीकत को बनाए रखता है। कैसे? उन लोगों को सजा देकर या उन्हें अलग थलग करके जो इसके बनाए नियमों को तोड़ते हैं। इसका नतीजा एक चिलिंग इफेक्ट हो सकता है, यानी लोग सामाजिक या प्रोफेशनल नतीजों के डर से अपनी बात कहने से डरने लगते हैं, वो खुद को सेंसर कर लेते हैं। और जब लोग बोलने से डरते हैं तो निजी सोच और सार्वजनिक बहस के बीच का जो जरूरी रिश्ता है वो टूट जाता है। ये सिर्फ किसी की आज़ादी को नहीं रोकता, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए भी खतरा बन सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़ी चुनौती पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम सब मिलकर हकीकत बनाते हैं, वहां हम असहमति के लिए, अलग राय के लिए जगह कैसे बचाएं? क्योंकि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले ये कल्पना तो कर सकें कि वो अलग हो सकती है।